मैं विपुल सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। आज हम अज्ञे जी की एक कालजयी रचना के पन्नों में उतरेंगे और मिलेंगे एक लड़के शेखर से, जिसके मन में विद्रोह की पहली चिंगारी जलती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस चेतना के जागने की जो गुलामी को अपनी भाषा, अपनी पहचान पर एक हमले की तरह देखती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये शब्द शेखर के मन की उस गहरी तकलीफ को दिखाते हैं, जब उसे पहली बार ये एहसास होता है कि उसके चारों तरफ की दुनिया कितनी ज्यादा विदेशी हो चुकी है। मतलब ये सिर्फ कोई राजनीतिक गुलामी नहीं थी, ये तो एक दिमागी, एक कल्चरल गुलामी थी, जिसका आतंक उसकी नसों में दौड़ रहा था। शेखर का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जो कहने को तो भारतीय था, लेकिन अंदर से पूरी तरह विदेशी रंग में रंगा हुआ था। ये एक तरह की इंटरनल कॉलोनी थी, एक ऐसा उपनिवेश जो उसके अपने ही घर से शुरू होता था। और दिलचस्प बात यह है कि शेखर के लिए विदेशीपन कोई बाहर की चीज नहीं थी, वो तो उसके घर के अंदर ही मौजूद था। पिता खुद घर पर भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहते थे। उसकी जो पहली गुरु थी, जो उसकी आया भी थी, वो एक अंग्रेजी बोलने वाली ईसाई महिला थी। दूसरा गुरु एक अमेरिकन मिशनरी, और तो और उसकी पढ़ाई लिखाई की भाषा ही अंग्रेजी थी। जरा सोचिए, एक बच्चा जो आंख खोलते ही अपने चारों ओर सिर्फ एक विदेशी भाषा और कल्चर देख रहा हो, उसकी अपनी पहचान की जड़ें कहां से पनपेंगी। और इसी माहौल के बीच एक दिन शेखर के आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा आघात लगा। एक ऐसा पल आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। और सच कहूं तो यहीं से उसके विद्रोह का जन्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि शेखर की मातृभाषा क्या थी। पहली बार में तो जवाब बहुत आसान लगता है, हिंदी। लेकिन क्या सच में शेखर के लिए यह इतना सीधा साधा था? और बस यही वो पल था जब शेखर को यह एहसास हुआ कि जिस अंग्रेजी को वो दिन रात सीखता है, बोलता है, उसी को उसकी मातृभाषा माना जा रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई विदेशी ही उसकी अपनी माँ हो। यह एहसास उसके लिए घिनौनी समझ थी, और उसके स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी, बहुत सख्त चोट लगी। और बस यहीं से उसके दिमाग में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ थी अपनी माँ और अपनी भाषा हिंदी से उम्मीद, और दूसरी तरफ थी उस पर थोपी जा रही अंग्रेजी की हकीकत। ये एक बहुत गहरा दिमागी टकराव था, अपनी पहचान का संकट था। लेकिन इस गहरी चोट ने शेखर को चुप नहीं कराया, नहीं, बल्कि इसने उसे एक विद्रोही बना दिया। और जानते हैं इसने अपने विद्रोह का सबसे पहला हथियार किसे बनाया? अपनी भाषा को। शेखर ने उसी दिन से कुछ बहुत ठोस कदम उठाए। उसने पूरी लगन के साथ हिंदी पढ़ना शुरू किया। वो जानबूझकर अपनी बातचीत से अंग्रेजी के शब्द हटाने लगा, और धीरे धीरे अपनी हर आदत से उस विदेशीपन को दूर करने लगा, जिसे वो अब गुलामी का निशान मानता था। ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये अपनी पहचान को फिर से हासिल करने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। पर शेखर का विद्रोह सिर्फ भाषा तक ही रुका नहीं। उसने अपनी इस नई चेतना को, इस राष्ट्रवाद की भावना को दुनिया को दिखाने के लिए कलम को अपना हथियार बना लिया। उसके मन में दो लक्ष्य एकदम साफ थे। पहला, ये साबित करना कि वो हिंदी जानता है, उसे अपनी भाषा आती है। और दूसरा, राष्ट्रपिता गांधी जी के लिए जो उसके दिल में श्रद्धा थी, उसे दिखाना। और इन दोनों मकसदों को पूरा करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखने का फैसला किया। और ये कोई छोटा मोटा नाटक नहीं था, इसका कैनवास बहुत बड़ा था। इसमें एक आज़ाद, डेमोक्रेटिक भारत का एक विराट सपना था, जिसके हीरो खुद गांधी जी थे। नाटक का जो मेन भाव था, वो था त्याग, बलिदान और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार। और इसका आखिरी सीन एक ऐसे भारत की कल्पना थी जो हर तरह की बेड़ियों से आज़ाद हो, स्वाधीन हो, बाधाहीन हो। ये एक बच्चे का खेल नहीं था, ये एक राष्ट्र का सपना था जिसे वो कागज पर उतार रहा था। और इस नाटक को लिखते लिखते शेखर सिर्फ एक विद्रोही नहीं रहा, इस क्रिएटिव प्रोसेस ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसके भीतर एक लेखक का, एक निर्माता का जन्म हुआ। जब नाटक पूरा हो गया तो शेखर ने उसे बहुत खूबसूरत स्याही से एक एक शब्द साफ साफ लिखा, और फिर उस कॉपी को अपनी सबसे कीमती चीज की तरह अपनी किताबों के नीचे छिपाकर रख दिया। वो महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उसके विद्रोह, उसकी पहचान और उसके सपनों का एक जीता जागता रूप था। और उसी पल, अकेले में, उसके मन में एक आवाज गूंजी। ये उसकी अपनी पहचान थी, एक नई पहचान। अब वो सिर्फ शेखर नहीं था, वो था चंद्रशेखर, एक ऐसे नाटक का लेखक जो पहले कभी नहीं लिखा गया,
इस एक वाक्य में उसका पूरा कायापलट छिपा है। तो शेखर की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। उसने अपने गुस्से को, अपनी पीड़ा को क्रिएटिविटी में बदल दिया और इस प्रोसेस में खुद को नए सिरे से खोज लिया। ये सोचने वाली बात है कि क्या कला, चाहे वो लिखना हो, संगीत हो या कुछ और, पर्सनल विद्रोह का और अपनी पहचान को ढूंढने का सबसे ताकतवर जरिया हो सकती है। विपुल सोलंकी की ओर से नमस्कार।